हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। ये हम आज 23 अप्रैल का करंट अफेयर्स का न्यूज हम लोग देखते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास। और पहला इसमें जो न्यूज है ये देखते हैं, इंडिया और यूके का बायलैटरल क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो ये पेपर आपका 2 में आता है इंडियन रिलेशन में, और सेकंड में आएगा आपका इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, इसलिए कि एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा की गई है इस वजह से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो है 2 दिन की यात्रा पे आए हुए हैं इंडिया, और वो फिर कल जा कर के मिले थे भारत के प्रधानमंत्री से। तो उनके द्वारा कुछ बातें कही गई, जैसे कि एग्री किया गया है कि न्यू एंड एक्सपेंडेबल इंडिया यूके डिफेंस पार्टनरशिप एंड वो टू सील एन एम्बिशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या है, नया एक यूके डिफेंस पार्टनरशिप मतलब कि लाया जाएगा, ठीक है ना। इंडिया यूके डिफेंस पार्टनरशिप पे सहमति बनी है। बाकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी जो बातचीत चल ही रही है वो ईयर एंड तक, इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। कहा जा रहा है कि दीपावली से पहले कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें है जो यूके जो है एक और क्रिएटिंग एन ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ये जो डिफेंस का जो बात है ना, तो यूके क्रिएट कर रहा है एक ओपन जनरल एक्सपोर्ट डिफेंस लाइसेंस, ठीक है ना। ओपन जनरल एक्सपोर्ट डिफेंस लाइसेंस, तो ये क्या है, ये एक त्वरित काम करने के लिए, मतलब कि जो समय लंबा लग जाता है, तो जैसे कि डिफेंस का अगर हमको इंपोर्ट करना है, इंडिया को अगर इंपोर्ट करना है तो किसी में आपका बनता है, फिर जैसे कि समझ लीजिए कि एक तरह से यहाँ से इंपोर्ट करना है तो वहाँ रिकमेंडेशन दिया जाता है कि हमको ये सामान लेना है। तो वहाँ से क्या है, हर्डल्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स आते हैं, ये सिग्नेचर चाहिए, वो सिग्नेचर चाहिए, यहाँ से परमिशन चाहिए। तो उसी के लिए एक ओपन जनरल लाइसेंस तैयार किया जाएगा, जिसमें कि ये काम जल्दी निपट सके, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा ब्यूरोक्रेसी और सेसिंग डिलीवरी टाइम को भी कम करेगा, है ना। जो 1 साल में काम होने वाला है वो 6 से 7 महीना लगेगा फिर। तो इस तरह से डिफेंस प्रोक्योरमेंट इंडिया के लिए सही हो पाएगा, ठीक है। यूके जो आता है, 1 मिनट, सॉरी। और इसके बाद जो है, बोथ साइड एग्री टू वर्क टुगेदर टू मीट न्यू थ्रेट अक्रॉस लैंड, सी, एयर, स्पेस एंड साइबर डोमेन। दोनों साइड का एग्री किया गया है कि ये जो दोनों एक साथ काम करेंगे, किस किस क्षेत्र में जो आपका आ रहा है, थ्रेट्स आ रहा है, नया नया चुनौतियां आ रही है, नई तरह की समस्याएं आ रही है, किन किन क्षेत्रों में, लैंड क्षेत्र में, सी में, और एयर, स्पेस और साइबर जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के भी दोनों क्षेत्र, दोनों देश एक साथ काम करेंगे, ठीक है। यूके विल पार्टनर विथ इंडिया इन न्यू फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन मैरीटाइम स्पेयर्स टू डिटेक्ट रिस्पॉन्स टू थ्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नया फाइटर टेक्नोलॉजी पे, जेट टेक्नोलॉजी पे काम होगा, और साथ ही साथ मैरीटाइम का जो शिप्स वगैरह होता है उसको मतलब कि सेपर्स डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑल टू थ्रेट, है ना। मतलब कि मैरीटाइम में जो चुनौतियाँ उत्पन्न होती है चारों तरफ इंडियन ओशियन में, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए वहाँ पे भी क्या क्या टेक्नोलॉजी का सहायता लिया जा सकता है, ये दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। बाकी इसके बाद यूके की तरफ से आया है कि डिस्क्राइब द इंडियन यूके रिलेशन एज द बीकन ऑफ स्ट्रोमी, मतलब कि यूके के द्वारा कहा गया है कि इंडिया रिलेशन जो है ना यूके के साथ, तो वो क्या है, एक टॉर्च के तरह है, एक मतलब कि ज्वाला के तरह है, जो थामता है ज्वाला, है ना, जो ज्योति थामी जाती है, उसके तरह उसका उदाहरण दिया गया है कि एक बीच समुद्र में एक मतलब कि टॉर्च का काम करता है, टॉर्च बेयरर का काम करता है, ठीक है, इंडिया यूके का रिलेशन से। और इसके अलावा और क्या क्या है इन दोनों का जो साथ में काम करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे और डिफेंस पे, है ना। क्लाइमेट चेंज भी इन दोनों का मेन पर्सपेक्टिव है इन दोनों देशों का। फिर बाकी एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है दोनों देशों को, और डिफेंस के क्षेत्र में भी एक दूसरे से सहयोग करते हैं और ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जो आपका जनरल एक्सपोर्ट
लाइसेंस है, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा ग्रेटर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इन द कमिंग डिकेड। आने वाले समय में क्या होगा कि उच्च श्रेणी के आपका सुरक्षा उपकरण जो है आपको बनाने के लिए और आपका सिक्योरिटी कोलैबोरेशन जो एक दूसरे की सहायता करते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में, उनको बढ़ाएगा ये ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, बाकी ये जो इंडियन ओशियन डायस्पोरा में, मतलब कि इंडियन ओशियन इलाके में, इंडो पैसिफिक इलाके में, इंडो और पैसिफिक के इलाके में ये दोनों क्षेत्रों में से सबसे पहला इंडिया है जिसके साथ यूके द्वारा ये एग्रीमेंट किया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश OGEL इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इस क्षेत्र में ये ब्रिटिशर्स द्वारा OGEL का पहला एग्रीमेंट है। ठीक है, और उसके अलावा डिकेड लॉन्ग कमिटमेंट टू नॉट ओनली फोर्ज टाइटर बॉन्ड बिटवीन अस बट टू सपोर्ट योर गोल्स नरेंद्र मोदी ऑफ ए मेकर इन इंडिया इन डिफेंस, है ना। जैसा कि उन्होंने कहा कि एक्सपेंडेड डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में बहुत लंबे समय से क्या हो रहा है, दोनों देशों का बाउंडेशन चल रहा है, और ये है इसके साथ साथ क्या है कि मेक इन इंडिया को भी सपोर्ट किया जाएगा डिफेंस के क्षेत्र में। और मोदी को डिस्क्राइब किया गया है खास दोस्त यूके के बोरिस जॉनसन की तरफ से। ठीक है, और ये जो डील है FATF का, है ना, FATA का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, इसको क्या कहा गया है, डील बिफोर दीपावली इन अक्टूबर में, दीपावली के पहले ये डील साइन हो जाने की संभावना बताया जा रहा है। ठीक है, और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन और डेवलपमेंट में सपोर्ट भी करेगा। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग में और टेक्नोलॉजी में, डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में, इन सभी में क्या करेगा, यूके सपोर्ट करेगा, जिससे क्या हो सके, इंडिया का जो कमिटमेंट है सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको पूरा किया जा सके। और मोदी जी जो है, मिस्टर मोदी जो हमारे PM हैं, इन्होंने यूक्रेन को लेकर के कहा है कि यूक्रेन के बारे में भी पूछा गया उनसे, तो उनके बारे में चर्चा किया गया कि ये क्या होना चाहिए, इमीडिएट सीज फायर एंड रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। मतलब डायलॉग और डिप्लोमेसी से पहले तो बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि पहले सीज फायर कीजिए। ठीक है ना, मतलब ये उस क्षेत्र में जो आप युद्ध हो रहा है उसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, और उसके बाद डायलॉग और डिप्लोमेसी से, वार्ता और डिप्लोमेसी से आप इस चीज़ का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल कंट्री। और इसमें ये भी कहा गया है कि इम्पोर्टेंस जो होता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी का। ठीक है ना, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी, संप्रभुता को मतलब कि सम्मान किया जाए। एक तरह से इनका ये कहना है कि हर एक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। ठीक है, और टॉकिंग अबाउट द इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बात करते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेंटेनिंग ए फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन, एंड नोटेड दैट इंडिया वेलकम द यूके डिसीजन टू ज्वाइन द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। है ना, मतलब कि उनका क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री, ओपन और इंक्लूसिव, मतलब कि सतत इंक्लूसिव, मतलब कि जो अस्थायित्व रहे, और रूल बेस, वहाँ पे नियम को मानते हुए इस तरह का रीजन जो है इस क्षेत्र में चलता रहे, इसको लेकर के मतलब कि कहा गया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और यूके का जो डिसीजन है कि इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को ज्वाइन करने का, उसको लेकर के आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया, उसका सराहना किया गया। ठीक है, अब फिर दूसरा न्यूज़ देखते हैं कि न्यूज़ छोटा ऐसा है, IR में आएगा, नेबरहुड रिलेशन पेपर 2 में। इसमें क्या है, 18 और श्रीलंकन्स तमिलनाडु पहुँचे हैं। अभी तक टोटल 60 आ चुके हैं। ठीक है ना, अब अभी तक श्रीलंकन्स हु हैव रीच तमिलनाडु हैड राइजन टू 60, मतलब कि 60 श्रीलंकन्स तमिलनाडु आ चुके हैं। उनको कहाँ रखा जा रहा है,
मंडपम के कैंप में, ठीक है ना, रिहेबिलिटेशन कैंप है जो मंडपम में है, वहाँ रखा जा रहा है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं आप, थर्ड वाला जो है हेल्थ से है। पैनल येट टू डिसाइड ऑन जैब फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि एक्सपर्ट पैनल द्वारा कहा गया है कि ठीक है इसका इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाता है कोरोनावैक्स को, है ना, ये पढ़े थे हम लोग। अब ये एक्सपर्ट पैनल भेज दिया है कहाँ, DCGI को। अब DCGI में जो है एंटागी जो बनाया गया है, DCGI के अंडर में एंटागी बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। इनके तरफ से अप्रूवल मिल जाने के बाद क्या होगा, जो है एक्सपर्ट पैनल और एंटागी की तरफ से मिल जाने के बाद DCGI उसको ऑथराइज कर दिया जाता है, DCGI को के द्वारा। DCGI क्या है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो है एंटागी क्या करता है। एंटागी का काम है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखता है, ठीक है ना। कोई भी अगर किसी वैक्सीन को अगर मतलब कि देना है अप्रूवल, तो क्या करेगा, पहले WHO के जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है उसी को एक तरह से अप्रूव किया जाता है। मतलब कि उसका जो है वैक्सीन को अप्रूव करने का मतलब कि पहले उसका अप्रूव किया जाता है। तो एंटागी का मेन काम क्या है, एंटागी का मेन काम क्या है कि WHO का जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए अगर कोई वैक्सीन बनाया है तो उसका जांच करना है कि क्या वो WHO के पर्सपेक्टिव से फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ऑल आर ऑल कंसिडर्ड बाय एंटागी बिफोर द टेक ए डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने के पहले WHO का रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, इसका जांच करना का काम एंटागी का है, ठीक है। अब चौथा हम लोग न्यूज़ देखते हैं। NRI के लिए पोस्टल बैलेट के बारे में चर्चा हो रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। तो उसमें जो है चीफ इलेक्शन कमीशन जो सुशील चंद्रा हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा, ठीक है ना। इनका नाम आप देख लीजिएगा सुशील चंद्रा, इसलिए कि स्टेट PSC में आपसे पूछा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन क्या है, सुशील चंद्रा। ड्यूरिंग ए रिसेंट विजिट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड मॉरिशस अर्ज्ड नॉन रेसिडेंट इंडियन जो NRI होते हैं, ठीक है ना, जो NRI होते हैं, साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के विजिट पे थे सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमीशन। उन्होंने नॉन रेजिडेंट इंडियन मतलब कि NRI से कहा है कि वो रजिस्टर्ड करें एज ओवरसी इलेक्टर एंड टोल्ड देम टू दैट ए प्रपोजल ऑन पोस्टल बैलेट फॉर NRI वाज बीइंग कंप्लीटेड द इलेक्शन कमीशन ऑन इंडिया सेड। मतलब कि वो क्या करें, NRI क्या करें, ओवरसी इलेक्टर्स के मतलब का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, ओवरसीज इलेक्टर्स में आकर के रजिस्टर्ड हो जाएं, है ना, रजिस्टर्ड हो जाएं। किनको कहा गया, NRI को, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो भी हैं। तो इससे क्या होगा, मतलब कि डाटा उनके पास आएगा चीफ मतलब कि इलेक्शन कमीशन में ये कौन कौन इंडियन डायस्पोरा के हैं। बाकी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का फैसिलिटी टू ओवरसी वोटर इज़ बीइंग कंप्लीटेड। ये जो कंप्लीटेड कौन सा पोस्टल बैलेट का क्या है कि इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसी के थ्रू पोस्टल बैलेट का जो वोट दिया जा सकेगा NRI द्वारा, ये इसी के थ्रू दिया जा सकेगा। ये जो है कंप्लीट कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ठीक है ना, ETPBS। और जैसा कि इसके पहले क्या था कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, इनके द्वारा लोकसभा में इन्फॉर्म किया गया था मार्च में कि गवर्नमेंट वाज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाइंग ऑनलाइन वोटिंग फॉर NRI। मतलब कि जितना पॉसिबिलिटी है उसको देखा जा रहा है कि ऑनलाइन वोटिंग NRI का कैसे लिया जाएगा। ये चर्चा कहाँ हुआ था, संसद में, लोकसभा में, ठीक है ना। किनके द्वारा, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री द्वारा, है ना। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री कौन है, किरण रिजिजू। बाकी इलेक्शन कमीशन है रिटर्न टू लॉ मिनिस्ट्री। Election Commission of India has written to Law Ministry in 2020 proposing the NRI be allowed to vote through postal ballot। अब जैसे इसके पहले ये तो 2022 की बात हुई गई, ये बात हो गई 2022 की, ठीक है ना, जो संसद में बात हुई थी लोकसभा में यूनियन लॉ मिनिस्ट्री द्वारा
कि ऑनलाइन वोटिंग हो गया था। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन द्वारा एक पत्र लिखा गया था लॉ मिनिस्ट्री को 2020 में, कि उसमें प्रपोज किया गया था, बोला गया था कि इस चीज़ को रिकमेंड किया गया था कि एनआरआई का भी को भी ना अलाउ करना चाहिए वोटिंग का, किसके थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू, है ना, विच इज़ द मैटर हैज़ बीन अंडर कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट। और ये मतलब कि गवर्नमेंट के निगरानी में था ये बात। While the Election Commission of India at present allow NRI to registered as overseas electors, अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अलाउ कर रही है एनआरआई को रजिस्टर्ड करने के लिए, किस में, ओवरसीज इलेक्टर्स के लिस्ट में, एज लॉन्ग एज दे हैव नॉट एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, जब तक वो किसी और दूसरे कंट्री के सिटीजन नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना, सिटीजनशिप उनका इंडिया का ही होना चाहिए। दे हैव टू रीच देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट इन पर्सन ऑन वोटिंग डे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अभी पोस्टल बैलेट अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसे अभी जनरली क्या होता है कि ओवरसीज इलेक्टर में रजिस्टर्ड कर लीजिए, और उसके बाद जिस दिन वोटिंग हो रहा है आपके क्षेत्र में, वहाँ आके फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्या होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि मतदान आप कहीं और किसी और देश में कर रहे हैं, वो अभी आ जा रहा है, ऐसा कोई सुविधा अभी नहीं दिया गया है। ये सुविधा देने के लिए ही आपको क्या किया जा रहा है, पोस्टल बैलेट लाया जा रहा है। और ओवरसीज में अभी कितना इलेक्टर्स मतलब कि रजिस्टर्ड है, टोटल 1.12 लाख, ठीक है ना, 1,12,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं जो ओवरसीज हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, पेपर 3, और इसमें स्पेस का भी आता है। तो इसरो क्या है, इसरो द्वारा क्या किया जा रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ध्यान दीजिएगा, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, LEX जिसको कहा जाता है। तो ये किस चीज़ का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। एक सेकंड वेट कीजिएगा। तो ये है क्या, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये कुछ दिनों में होने वाला है। इसकी जानकारी किन्होंने दी, इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कुछ दिनों में। और कब किया जाएगा, इसका डेट अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि अप्रैल में ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अप्रैल में बचा ही कितना दिन है, लेकिन देखते हैं कब हो पाएगा। बाकी ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होता है, तो ये देखिए, ये क्या है, ये एक पेपर मॉडल है। तो ये आपका, ये मेन हो गया आपका व्हीकल, ठीक है, जो मतलब कि रीयूजेबल होगा, है ना, एक तरह से ये रीयूजेबल होगा, इसको दोबारा फिर यूज़ किया जाएगा। अगर ये अगर सक्सेस हो जाता है तो इंडिया का जो मतलब कि जो बजट लगता है, अगर मान लीजिए 300 करोड़ का बजट लगता है, 300 करोड़ का अगर बजट लगता है तो खर्च होता है जो स्पेस में, तो या भेजने में कोई भी अगर आपको लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा, तो ये इसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका खर्च घट जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा बचेगा, उसका दूसरे स्पेस में ही और यूज किया जाएगा दूसरे और अन्य कामों पे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, ये कहाँ दिया जा रहा है कि कहाँ होगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन, जो आपका सेंटर थुम्बा में जो बना हुआ है, ठीक है ना, थुम्बा में बना हुआ है। और इसका जो है एक सेकेंड दीजिएगा, तो RELX इन्वॉल्विंग टेकिंग अनमैन्ड वाइविंग प्रोटोटाइप टू एल्टीट्यूड ऑफ 2.3 किलोमीटर टू 2.4 किलोमीटर ऑन ए हेलीकॉप्टर एंड रिलीजिंग टू ए लैंड टू ए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एयरस्ट्रीप चित्रादुर्गा कर्नाटका। अब क्या होगा, ये आपका बताया गया है कि RLV-LEX जो मतलब कि अनमैन्ड रहेगा और विंग प्रोटोटाइप का बनाया जाएगा, जिसको कि 2.3 किलोमीटर से लेकर के 2.4 किलोमीटर के बीच में आपका ले जाया जाएगा, और वहाँ से
मतलब कि रीयूज़ के लिए जो प्रोसेस है वो देखा जाएगा करके, ठीक है ना। और ये फिर उसके बाद लैंड कहाँ किया जाएगा, डिफेंस DRDO का जो आपका एक चित्रादुर्गा कर्नाटक में अवेलेबल है। और ये आपका ये सेंटर तुम्बा जो है ये है कहाँ आपका, इन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, ये आपका केरला में है, ठीक है ना। ठीक है ना, इस चीज़ को देखिएगा, तुम्बा नाम से अगर नहीं पता चले तो केरला याद रखना है आपको, तिरुवनंतपुरम के पास है तुम्बा। और फिर उसके बाद RLV-TD प्रोग्राम comprises a series of experimental mission aimed to making India dream of owning a reusable two-state to orbit vehicle come true। अब अगर ये हो जाता है ना तो ये अगर मतलब कि सब कुछ सही रहा तो इंडिया का जो ड्रीम है 2 स्टेज ऑफ ऑर्बिट व्हीकल, ये जो है आपका सही मतलब कि काम करना चालू कर देगा। इसके बाद 2 स्टेज ऑर्बिट क्या होता है, अब जैसे कि देखिए 2 स्टेज ऑर्बिट क्या हुआ, यहाँ से मतलब कि आपका चालू किया गया, ठीक है ना, टेक ऑफ किया गया, ये 1 स्टेट इग्निशन होता है, मतलब कि यहाँ से आपका जो ये पीछे वाला जो आप देख रहे हैं, ये पीछे वाला जो देख रहे हैं ये यहाँ से निकल करके रह जाएगा, ठीक है ना, ये निकल करके आपका ज़मीन पे आकर के गिर जाएगा। ये फिर ऊपर वाला ये आपका स्पेस में जाएगा, ये आपका स्पेस में जाएगा और फिर ये स्पेस से वापस भी आएगा। तो ये 2 स्टेज हुआ। ऐसे GSLV और PSLV जो होता है वो 4 स्टेज का होता है, 3 स्टेज का होता है, ठीक है ना। तो 2 स्टेज वाला काम हो पाएगा तब फिर इस वजह से। फिर उसके बाद नेक्स्ट खबर पे आते हैं, तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है पेपर 3। तो कुछ स्कीम्स जो है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा चालू किया गया है जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो उसमें से कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, ठीक है ना, IDEX प्राइम, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस प्राइम, इस स्कीम को मतलब कि जारी किया गया है। बाकी एक और 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 6 इस नाम से एक और स्कीम लॉन्च किया गया है जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। और ये कहाँ कब किस में किया गया है, डिफेंस कनेक्ट 2.0 में, डिफेंस कनेक्ट 2.0 में। और ये एक तरह से ये है डिफेंस एक्सपो है, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना, तो एक सेमिनार है जिसको कि डिफेंस कनेक्ट 2.0 कहा गया, डेफ कनेक्ट 2.0। पहले डेफकॉन भी था, डेफकॉन भी है, ठीक है ना, डेफकॉन भी इसके कहा जा सकता है। तो डेफकॉन क्या है, जो एक आपका सेमिनार मतलब कि ये किया गया है, सेमिनार लगाया गया है। और उसी में जब मिनिस्ट्री आई थी, डिफेंस मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च किए हैं किसको, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। एक डिस्क 6 जिसका पूरा नाम डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, और एक IDEX प्राइम जिसका नाम इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस है, ठीक है। और IDEX प्राइम क्या है, ये सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग सपोर्ट बियॉन्ड 1.5 करोड़ टू 10 करोड़, मतलब कि 1.5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक सपोर्ट किया जाएगा। कोई नया स्टार्टअप्स रहेगा जो कि मतलब कि जो भी रिक्वायर रहता है किसी स्टार्टअप्स के लिए, तो उसका मतलब कि ब्लूप्रिंट देख करके उस तरह से सपोर्ट किया जाएगा। और फिर उसके बाद और ये स्टार्टअप्स किस तरह के होंगे, जो कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में, मतलब कि देख रहे हैं, जैसे AI हुआ, ऑगमेंटेड रियलिटी हुआ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, इन सभी को मतलब कि सपोर्ट किया जाएगा। इन सबों के आधार पे आपका पैसा दिया जाएगा उनको कि वो ग्रोथ कर सकें, ठीक है। फिर डिस्क 6 के तहत में अभी तक क्या है, 38 प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज आल्सो लॉन्च्ड बाय मिस्टर सिंह, डिफेंस जो मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा क्या किया गया है, 30 डिस्क 6 के मतलब कि 38 प्रॉब्लम्स का स्टेटमेंट तैयार किया गया है, जो रिलेटेड किससे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एडवांस इमेजिंग से, सेंसर सिस्टम से, और इसी तरह से और भी, ठीक है ना। डिस्क 6 के तहत पहचान किया गया है
कि इन सभी का अगर कोई स्टार्टअप्स आता है तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ हो गया आपका। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ आज का है फूड मिनिस्ट्री की तरफ से। फूड मिनिस्ट्री में क्या है कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का ना शॉर्टेज हो गया है ना। फूड मिनिस्ट्री में क्या हो गया है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस जो होता है उनका शॉर्टेज हो गया है। अब इसमें ये उन्होंने क्या किया, जो उसके जो सेक्रेटरी हैं, यूनियन सेक्रेटरी हैं आपके फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के, वो उन्होंने एक लेटर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को कि जो शॉर्टेज हुआ है ना इसका आपका सेक्रेटरी वगैरह सबका, तो उसका पूर्ति करने के लिए, मतलब कि इसके पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग क्या किया था, सारे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा है कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है सेक्रेटरीट में, कितना पोस्ट खाली है कितना नहीं है उसके बारे में लिखित दीजिए। तो यही फूड मिनिस्ट्री की तरफ से लिखित दिया गया है कि हमारे पास टोटल पोस्ट कितना है, 6210 पोस्ट है, जिसमें से क्या है कितना खाली है, 1839 1839 पोजीशन क्या है अभी तक खाली है। इसमें से कौन कौन से खाली है, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर हुए, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, जॉइंट सेक्रेटरी है, मतलब ये सब तक मतलब कि अभी तक वैकेंट है पोस्ट। और कितनों को तो प्रमोशन भी नहीं मिला है, वो बिना प्रमोशन के ही रिटायर कर गए हैं। ठीक है, तो फूड एंड प्रोसेसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड मतलब कि सप्लाई किया जाता है उनका देखना, मतलब इस सिस्टम का पार्ट है एक तरह से। तो अभी जो फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरत होता है उन सभी का ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इम्प्लीमेंटेशन करवाना, वन नेशन वन राशन कार्ड का इम्प्लीमेंटेशन करवाना। ठीक है ना, इसके अलावा और भी है जैसे कि फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस का काम देखना, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे मतलब कि काम करना, ये सारे स्टेट और यूटी में, यूनियन टेरिटरी में। स्कीम फॉर एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सेटअप डिस्टिलराइज फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट जनरेशन आईजी इथेनॉल फॉर फीड स्टॉक, मतलब कि ये जो इथेनॉल से रिलेटेड जो मतलब कि ये है ना, जैसे कि फसल हुआ है ना, फसल उत्पादन के बाद उससे क्रक्स निकाल के क्या किया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है ना, बहुत सारे फसल से इथेनॉल बनाया जाता है। तो उनको भी देखने का काम क्या करती है फूड सिक्योरिटी, मतलब कि फूड डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग ही देखती है। ठीक है ना, तो इसलिए ये शॉर्टेज जो हुआ है तो ये सब काम पे असर कर सकता है, इसलिए उन्होंने लेटर लिखा है। बाकी है ऑन फ्राइडे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग रोट टू ऑल मिनिस्ट्री टू सेंड विजिलेंस क्लियरेंस ऑफ 145 सीएससी ऑफिशियल, मतलब टोटल सीएससी ऑफिशियल 145 को भेजा गया था लेटर कि जितना भी है निगरानी करके क्लियर कीजिए कि कितना सेक्शन ऑफिसर आपका मतलब कि भरा है, विच मैनी सेक्शन ऑफिसर है ऑलरेडी रिटायर्ड, कितना रिटायर कर चुके हैं। तो रिटायर करने के बाद जो है वैकेंट होता है सीट, तो वो वैकेंट सीट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री हो गया एक तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेटर लिखें किनको, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को। तो ये आपका न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। इस न्यूज़ में आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, वैकेंट आपका देख लीजिए सीट कितना है ना, टोटल सीट कितना होता है, क्या क्या रोल होता है उनका, आपका यहाँ पे रोल पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या क्या रोल होता है, इम्प्लीमेंटेशन करना, निगरानी करना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, गरीब कल्याण अन्न योजना का, वन नेशन वन राशन कार्ड का, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में, इन सभी के ऊपर निगरानी करना और फंक्शन को मतलब कि चालू रखना है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 8वां जो आज का न्यूज़ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यूज़ है जुडिशरी से रिलेटेड। तो जुडिशरी पेपर 2 में आएगा, और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और गवर्नमेंट पॉलिसी क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं इसमें, इस न्यूज़ में। तो इस न्यूज़ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है ना पूछा गया है, मतलब कि सहायता मांगा गया है किससे, अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल जानते हैं कि इंडिया का अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल जानते हैं ना।
कि इसके बाद सॉलिसिटर जनरल आते हैं, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं, फिर राज्य के रहते हैं तो एडवोकेट जनरल आते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह अटॉर्नी जनरल मतलब कि भारत के आपके वकील एक तरह से कहिए। अटॉर्नी जनरल कौन हो गए? भारत के वकील। तो के वेणुगोपाल हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनसे पूछा गया, के वेणुगोपाल से सहायता मांगी गई कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए मैकेनिज्म का, है ना, एक मैकेनिज्म का इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए जिसमें कि इंफॉर्मेशन जो आपका लिया जाता है, आपका जैसे कि किसी को मृत्यु दंड देना है तो उसका क्रूशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसके घर से, उसके परिवार से, उसके दोस्तों से इस तरह से पूछा जाए, ना कि डायरेक्ट ही किसी को मतलब कि ये मृत्यु दंड दिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि कुछ केस में ऐसा आता है कि ट्रायल कोर्ट क्या कर देता है, सेंटेंस ए पर्सन टू डेथ मेरली आवर, मतलब कुछ ही घंटों में मृत्यु दंड दिया जाता है आफ्टर कन्विक्शन, मतलब कि पकड़ के लाया गया है, उसको ट्रायल में ले जाया गया और वहाँ आपको 1 घंटा के बाद ट्रायल कोर्ट द्वारा क्या कर दिया गया, मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ऐसा नहीं हो, पहले क्या किया जाए, इसका कोई इफ़र्ट ही नहीं लगता है कि कोई मतलब कि अंदरूनी हिस्से को जाने की उसका चाइल्ड एक्सपेक्टेशन क्या था, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है कि उसके बारे में पहले जाना जाए कि चाइल्ड एक्सपीरियंस कैसा था, मल्टी जनरेशनल हिस्ट्री क्या है या फिज़िकल क्या है हिस्ट्री, और मेंटल हेल्थ कैसा है, एक्सपोजर ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या था उनके, मतलब कि कोई अगर उस तरह का अवसादिक बीमारी थी या मेंटल ट्रामा से गुजर रहे थे, और अदर फैमिली सोशल और कल्चरल फैक्टर को भी शामिल किया जाए, तभी उसके बाद इंडिविजुअलाइज किया जाए और सेंटेंस इंक्वायरी बैठाने के बाद उसको मृत्यु दंड दिया जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इन सभी चीज़ से पता चले कि वो मतलब कि कुछ और चीज़ का शिकार हो, जिसकी वजह से मतलब कि मृत्यु दंड न दे करके उसको कारावास की सज़ा सुनाई जाए, ठीक है ना। मतलब कि एक मृत्यु दंड क्या है, मृत्यु दंड देने के बाद तो आप मतलब कि उसका ख़त्म कर रहे हैं ज़िंदगी, है ना, ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लॉ के तहत भी नहीं है ये चीज़। मतलब कि बहुत जगह मतलब कि मांग होती है, हालांकि सिग्नेटरी बॉडी नहीं है इंडिया उस चीज़ में। मृत्यु दंड देने का मतलब उसका समाप्त कर देना ज़िंदगी, और बाद में कुछ और पता चले उसके बारे में। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक किसी को भी, सभी को न्याय के बाद बात होती है, सभी को न्याय की बात होती है, ठीक है ना। तो सभी को न्याय कब मिलेगा, जब हम मतलब कि अगर कोई है कन्विक्ट है तो उसको उसके बारे में भी जांच किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बनाया जाए, मिटिगेशन एक्सपर्ट बनाया जाए, ऐसा कोर्ट द्वारा कहा गया है कि एक मिटिगेशन एक्सपर्ट बनाया जाए जो हर एक मतलब कि उसमें प्रोफेशनल्स रहेंगे, और वो क्या करेंगे, कन्विक्ट्स के पास्ट के बारे में जानकारी मतलब कि जांच करेंगे, पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। और ये एक्सपर्ट्स कौन कौन से होंगे, इसमें मिटिगेशन एक्सपर्ट्स में कौन कौन से फील्ड के होंगे, तो सोशल वर्कर के होंगे, सोशलॉजी के होंगे, एंथ्रोपोलॉजी के होंगे, क्रिमिनोलॉजी के होंगे, साइकोलॉजी के होंगे, और अदर सोशल साइंस, इन सब का एक मिटिगेशन एक्सपर्ट बनाया जाए, एक पैनल बनाया जाए जो कि क्या करेगा, मृत्युदंड देने वाले दिए गए को जांच किया जाए इस चीज़ का, ठीक है। तब इसके बाद नेक्स्ट खबर है 9th, मेघालय टूरिस्ट कैन गैम्बल विदाउट क्वाल्म्स, है ना। तो इसमें क्या है, मेघालय की तरफ से क्या किया गया है, एक एक्ट लाया गया है, मेघालय प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1970 का इसका रूल लाया गया है। इसी एक्ट के तहत जो है लीगलाइज किया गया क्या, गैम्बलिंग को, है ना। गैम्बलिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 होते हैं, एक होते हैं स्किल और एक चांस, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, ठीक है ना। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, स्किल वाला पार्ट हो जाता है आपका मतलब कि इसको लीगलाइज करना ही सब कोई चाहती है, बाकी चांस के बारे में आपको कहीं कहीं देखिएगा कि वो मतलब कि सट्टेबाजी हुआ, जुआ हुआ, ये सबको एक तरह से प्रतिबंधित करती है। लेकिन यहाँ मेघालय क्या कर रही है, दोनों जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ऊपर लीगलाइज कर रही है, ठीक है ना। प्रोसेस फॉर लीगलाइजिंग गैम्बलिंग स्टार्टिंग ऑन फरवरी 2021 लीडिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ द मेघालय प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट, मतलब कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है मेघालय की तरफ से, किस एक्ट के तहत, मेघालय प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1970 के तहत। और ये जो है रूल क्या नाम से जाना जाएगा, रेगुलेशन ऑफ गैम्बलिंग रूल 2021।
और ये मेघालय तीसरा राज्य है नॉर्थ ईस्ट में जो कि सिक्किम और नागालैंड के बाद इस तरह का रेगुलेशन लेकर के आ रहा है, जो कि क्या करता है, टू मेक गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल, मतलब गैम्बलिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग दोनों को लीगल बनाता है। ठीक है, ये रेगुलेशन। और जैसे कि यूके इंडियन बिजनेस काउंसिल के द्वारा क्या क्या कहा गया था कि गैम्बलिंग इन इंडस्ट्री इंडेक्स फाउंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री इंडेक्स, यूके आईबीसी गैम्बलिंग इंडियन इंडस्ट्री इंडेक्स, ये इसमें देखा गया है कि मेघालय क्या है, मोस्ट गैम्बलिंग फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया है। ठीक है ना, मोस्ट गैम्बलिंग फ्रेंडली स्टेट इन पूरे इंडिया में मोस्ट गैम्बलिंग फ्रेंडली है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए इसको लीगलाइज किया गया है। ये खासकर क्या होगा, टूरिस्टर को, मतलब कि टूरिज्म को जो टूरिस्टर रहते हैं उनको भी मतलब कि बेनिफिट मिलेगा, वो भी गैम्बलिंग कर सकते हैं, है ना, लीगलाइज करने के बाद। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग खबर, ये हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि दिया गया है, इसका वन लाइनर ही खबर है। स्टडी फ्लैग्स पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर इन इंडियंस, ओनली 36% एबल टू मीट हेल्थ टारगेट। जो हेल्थ टारगेट रहता है ब्लड शुगर वालों का, है ना, तो वो मात्र 36% ही वो क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, पूर्ति कर पाते हैं। बाकी जो आपका जो 64% है वो क्या रहते हैं, टारगेट से दूर रह जाते हैं और उनका मतलब कि हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि ओनली ओवर 7% ऑफ ओवर 5297 इंडिविजुअल्स इन इंडिया विल विथ डायबिटीज़ वेयर एबल टू अचीव देयर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल टारगेट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट पेपर पब्लिश्ड इन लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी। तो ये एक पेपर पब्लिश किया गया है लैंसेट की तरफ से डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी में। तो इसमें बताया गया है कि 5000 के आसपास के इंडिविजुअल्स का ये किया गया है, उससे पूछा गया, उनका जांच किया गया, देखा गया कि वो मात्र 7% ही उसमें से जो है ऐसा जो कि आपका मेंटेन कर पाते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल, इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और ये क्या है, द लेटेस्ट रिजल्ट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज स्टडी कंडक्टेड इन 27 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ओवर सेवरल राउंड फॉर द लास्ट डिकेड। मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन डायबिटीज़ के द्वारा स्टडी किया गया था सभी स्टेट और यूटीज़ में। ठीक है, इसके पहले, और इसी में ये सब देखा गया है। तो ये सब डाटा है, डाटा आपका इम्पोर्टेंट इसका नहीं है। हीमोग्लोबिन कुछ का कम पाया गया है, ठीक है ना, मेंटेन नहीं कर पाते हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल टारगेट से दूर रह जाते हैं, है ना। ABC कंट्रोल वाज द डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल मीटिंग ग्लाइमिक ब्लड प्रेशर एंड LDS कंट्रोल टारगेट टुगेदर। तो ABC कंट्रोल क्या करता है, ये सबको एक साथ दिखाता है, ब्लड प्रेशर, LDL कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकेमिक, ये सबको एक साथ दिखाता है ABC कंट्रोल। तो इन सभी का जांच किया गया, तो इसमें सभी टारगेट से दूर ही रह रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद 11th खबर जो है न्यूज़ है वो आपका सेकंड पेपर में आता है इंस्टीट्यूशन। तो जैसे कि नीति आयोग है, नीति आयोग का यहाँ पे दे दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आयोग जो है, इनके वाइस चेयरमैन किनको बनाया गया है, के बैरी को, सुमन के बैरी को। तो सुमन के बैरी को क्या बनाया गया, आपका वाइस चेयरमैन किसका, नीति आयोग का। इसके पहले कौन थे, राजीव कुमार थे। और ये मिस्टर बैरी जो है, सुमन के बैरी, ये चार्ज कब से लेंगे, 1 मई 2022 से, ठीक है ना। और इसके पहले जो है सुमन बैरी क्या थे, डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली में भी चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है ना, DG भी थे। और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी थे, स्टैटिकल कमीशन में भी थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में थे, ऑन मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है।
आरबीआई के द्वारा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो उसमें भी ये सहभागी थे। तो मिस्टर सुमन के बेरी याद रखना है कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग का बनाया गया है। और इसके आपके जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के आपके अमिताभ कांत। फिर दूसरा नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडिया एक्सटेंड्स ड्यूरेशन ऑफ 400 मिलियन करेंसी स्वैप। ये जो है आईआर में आएगा। तो फ्राइडे को क्या हुआ है, इंडिया द्वारा क्या किया गया है? एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ 400 मिलिट्री करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद श्रीलंका विच ही हैड कंक्लूडेड विद द आइलैंड नेशन इन जनवरी। मतलब कि करेंसी स्वैप का जो है समय जो है बढ़ा दिया गया है, कितना का? 400 मिलियन डॉलर का, ठीक है, इंडिया की तरफ से श्रीलंका के लिए। श्रीलंका हैड ऑल्सो ड्रॉन ऑन इंडिया क्रेडिट लाइन वर्थ $1 बिलियन फॉर इसेंशियल इम्पोर्ट एंड सेपरेट वंस फॉर द इम्पोर्टेशन ऑफ फ्यूल। मतलब कि सहायता दिया जा रहा है। अभी तक टोटल में कितना सहायता हो गया है? $2.4 बिलियन का, है ना, कुछ दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी में से 400 मिलियन डॉलर का क्या किया गया है? करेंसी स्वैप फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है, उसके समय को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद खबर देखते हैं, दूसरा न्यूज है, रसिया इलीगली होल्ड डिस्प्यूट आइलैंड जापान। अब ये जापान का एक डिस्प्यूट चल रहा है हाल फिलहाल में। एक देखिए क्यूरिल आइलैंड है ना, क्यूरिल आइलैंड है जो कि जापान के नॉर्थ में है। ये जापान है तो इसके नॉर्थ में इस जगह आइलैंड है, ठीक है ना। और इधर से पड़ जाता है आपका रसियन पार्ट पड़ जाता है। तो इस जगह जो है इसका साउथ में हो गया, रसिया के साउथ का हो गया और जापान के नॉर्थ का हो गया। तो ये जो आइलैंड है इस जगह, तो आइलैंड पे क्लेम कर दिया गया है मॉस्को द्वारा। तो वही उसी को कहा गया है कि इनलीगली ऑक्यूपाइड बाय रसिया, है ना। तो डिस्क्राइब किया गया है जापान की तरफ से, इनलीगली ऑक्यूपाइड किया गया है रसिया के द्वारा ये क्यूरिल आइलैंड को। तो आइलैंड वेयर सीज्ड बाय फॉर्मर सोवियत यूनियन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था ना, उसके बाद ख़त्म होने के बाद आपका 1951 में इसको सोवियत यूनियन द्वारा ये कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। फिर उसके बाद इसका बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था जापान और रसिया के बीच में, ठीक है। लेकिन इसी को फिर इस बातचीत को ही पूरा ख़त्म कर दिया गया और रसिया की तरफ से क्लेम कर दिया गया कि क्यूरिल आइलैंड मतलब कि रसिया का है। ये हाल फिलहाल की बात है, ठीक है। तो जैसे देखिए ये क्यूरिल आइलैंड है, जापान हुआ ये आपका इधर, और इधर हो गया ये रसिया पेनिनसुला है ना, रसिया का कमचटका पेनिनसुला है। तो और ये हो गया आपका क्यूरिल आइलैंड, जो इस जगह आप देख रहे हैं ये क्यूरिल आइलैंड है, इसी को क्लेम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैप देख लीजिएगा, मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि आपका जापान क्या कर रहा है, यहाँ तक बॉर्डर बताया जा रहा है कि ये यहाँ तक है इनका जापान का टेरिटरी। 85 बॉर्डर क्लेम बाय जापान, 1855 बॉर्डर क्लेम बाय जापान, मतलब 1855 से 55 के तहत ये बॉर्डर क्लेम किया जा रहा है जापान के द्वारा। बाकी रसिया क्या कर दिया कि ये यहाँ तक है इनका, ठीक है ना, ये और भी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर क्लेम बाय रसिया सिंस 1945 के बाद से रसिया यहाँ क्लेम कर रहा है। लेकिन इसको बातचीत करने के लिए मतलब कि आ गए थे दोनों साथ में, लेकिन उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल में यूक्रेन और इसका हुआ था जिसमें कि जापान द्वारा कंडेम किया गया, तो इसी वजह से क्यूरिल आइलैंड को भी कहा गया कि रसिया का ही पार्ट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये जो एक डील है आपका फ्यूचर डील है, तो इसमें जो है क्रेडिटर्स जो उनका बैंक है, बैंक द्वारा क्या किया गया है कि बैंक द्वारा एक तरह से डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया गया है, इनको एनपीए में शामिल कर दिया गया है आपका फ्यूचर लेंडर्स को। और इसमें जो है सेट टू रिजेक्ट 3.4 बिलियन सेल डील विथ रिलायंस। तो इनके द्वारा जो फ्यूचर्स के द्वारा रिलायंस के साथ डील किया गया था, कितना का? 3.4 बिलियन डॉलर का। लेकिन जो क्रेडिटर्स है, जो लेंडर्स है, जो उनको पैसा दिया था फ्यूचर ग्रुप्स को,
तो वो मतलब कह रहे हैं कि ये डील हो जाने के बाद भी क्या होगा, उनका पैसा वापस नहीं आएगा, इस कारण से वो इस डील को रोकना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी आगे क्या होगा फ्यूचर डील पर। और इसलिए हो गया है कि इसके ऊपर लीगल इशू आ गया है ना, जैसे कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस में, जो आपका रिलायंस में डील हुआ था, इन दोनों के बीच डील हुआ $3.5 बिलियन का। ठीक है, $3.5 बिलियन का। लेकिन इसके ऊपर हर्डल आ गया कि वर्सेस आ गया कौन सा, अमेजॉन, है ना। अमेजॉन इसके ऊपर केस कर दिया गया है कि ये जो है फ्यूचर जो डील किया है, तो ये फ्यूचर ग्रुप में जो कॉन्ट्रैक्ट इनका बना था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो क्या कर रहा है, वो इस डील को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन फ्यूचर्स डील जो इसके पहले जो पैसा ले चुका है बैंक से, तो वो बैंक्स क्या कर रहे हैं, मतलब कि उनके द्वारा एक एनपीए घोषित कर दिया गया है फ्यूचर ग्रुप को, है ना। तो फ्यूचर ग्रुप एज ए होल हैज़ मोर देन 4 बिलियन इन डेट एंड लेंडर स्टार्टेड क्लासिफाइंग द लोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। यहाँ देखिए 4 बिलियन का मतलब कि लगभग में इनका डेट मतलब कि उधारी माना जा रहा है, और ये क्लासिफाई कर दिया गया है, मतलब कि क्लासिफिकेशन में ला दिया गया है। अभी पूरा एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन क्लासिफाइंग में ला दिया गया है जहाँ पे लोन ये वाला एनपीए हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो हर्डल आ रहा है, इस वजह से उनको पैसा भी देने में लेट लग रहा है, तो इस वजह से ये सब बात निकल करके आते जा रहा है ना। फ्यूचर ग्रुप को क्या होगा, ये वाला डील मतलब एनी हाउ करना होगा, या फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अगर मतलब कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया कि फ्यूचर ग्रुप जो है आकर के अमेजॉन से आप कोर्ट के बाहर ही समस्या का सुलझाव कर लीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इसके वजह से फिर से कोर्ट में ही मामला अटका पड़ा हुआ है। और कोर्ट जब भी देगी तो डिसीजन अपना देगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और तब तक में इधर एनपीए भी बढ़ते ही जा रहा है फ्यूचर ग्रुप का, तो बैंक वाले भी परेशान, है ना, फ्यूचर ग्रुप वाले भी परेशान। रिलायंस को कोई परेशानी नहीं है, तुम डील करो चाहे नहीं करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, हम मेरे मतलब कि ग्रुप में नहीं आओगे। बाकी अमेजॉन अपना लड़ाई जारी रखेगा। ठीक है, और इसके बाद खबर है ग्लोबल सैंक्शन ऑन रसिया में हेल्प स्पर इंडियन एक्सपोर्ट। ठीक है ना, मतलब इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ सकता है। जो रसिया पे जो सैंक्शन लगातार लगते जा रहे हैं, जो ग्लोबल सैंक्शन लग रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, ऐसा कौन मान रहा है, ईईपीसी कौन है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है ना। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है, ये इंडिया का है। तो ये जो है इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया said it expects sanction on Russia imposed in the wake of its invasion of Ukraine to help open up opportunity for Indian exporters। जो इंडियन के जो आपका निर्यात करने वाले जो ग्रुप हैं, ये इनके लिए क्या है, एक तरह से मौका है जिससे कि इंडियन एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और यहाँ से देखते हैं, सैंक्शन कुड ब्रिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट टू रिप्लेस रसिया इन द ग्लोबल मार्केट। जहाँ तक है कि रसिया का ग्लोबल मार्केट जो है उसको रिप्लेस कौन कर सकता है, इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स। इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स में क्या क्या है मेन, इंडिया का 15% हिस्सा आ जाता है आपका किस में, सिर्फ आयरन और स्टील से ही, है ना। ये इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट है, आयरन और स्टील। तो ये ग्लोबल मार्केट में जहाँ तक ये इंडिया का 15% है, और रसिया का जो गैप बचा, रसिया जो अब नहीं बेच पा रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैच कर सकता है कौन, इंडिया ही। ठीक है, इसलिए कैच कर सकता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना इस चीज़ का भरपाई कर सकता था, लेकिन चाइना क्या है, अभी फ़िलहाल सप्लाई चेन में गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि वहाँ खुद ये जो वायरस है आपका कोविड, ये बढ़ता हुआ दिख रहे हैं, तो इसके वजह से यहाँ का सप्लाई चेन थोड़ा सा बाधित चल रहा है। तो इसको एक्सपोर्ट को यहाँ पे ये इंडिया संभाल सकता है इस चीज़ का, कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बाकी टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा है इंडिया का, तो यूएस है, यूएई है, चाइना है, जर्मनी है, इटली है, सिंगापुर है, जो कि अकाउंटेड फॉर मोस्ट 75% ऑफ इंडिया टोटल इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट। ये सब मिल करके यूएसए, यूएई, चाइना, जर्मनी,
इटली, सिंगापुर, मतलब कि ये आपको 6 देश मिल करके इंडिया का 75% जो है ना, जो है एक्सपोर्ट मतलब कि मंगवाते हैं, मतलब वहाँ इंपोर्ट करवाते हैं इंडिया का इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। बाकी 25% में और दूसरे कंट्रीज सब आते हैं। और यहाँ पे दिया गया है डाटा, इंडियन इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट रोज मोर देन 46% टू 112 बिलियन डॉलर के आसपास, कब 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। बाकी इसके पहले क्या था, टारगेट किया गया था कि 107 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया था, लेकिन अचीव किया गया 112 बिलियन डॉलर का। ये तो बढ़िया ही है, और मतलब कि ये पिछले साल के मुकाबले में 46% ज़्यादा है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये एक है, ये आपका आर्टिकल 21 से आएगा, रिलेटेड है, पॉलिटिक्स रिलेटेड है, जिसमें कि आपका प्राइवेसी वगैरह सबसे भी कानून बनता है। तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ये सब है। तो ये डाटा आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए ला दिए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। मेन पॉइंट आपका कवर कर दिए हैं, मार्क कर दिए हैं। तो इसमें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन नंबर 5 क्लाउज 2 ये पढ़ लेना है, और आपका सब रूल जो है 1 उसको भी देखना है। कि ये इसमें बताया गया है कि जो टैप करते हैं, कभी फ़ोन अगर कभी टैप करने का ज़रूरत पड़ जाए अगर सरकार को, तो किस बेसिस पे, किस आधार पे करेगी, ठीक है ना, और किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सा इसमें ऑफिसर शामिल रहेगा, किसका लिखित चाहिए, और सर्विस प्रोवाइडर कब तक रख सकता है उस डाटा को, और सर्विस प्रोवाइडर जो शेयर करेगा तो वो कितने जल्दी कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये सब सारा चीज़ दिया हुआ है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी आज का आपका करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आज कुछ ज़्यादा खास खबर नहीं दिख रही थी, तो आज के लिए बस इतना ही। ये करंट अफेयर्स का क्लास है दोस्तों, इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों से लेकर के देते हैं, ठीक है ना। जैसा ही मतलब कि जो ज़रूरत का रहेगा वो चीज़ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच।